अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग समीक्षा करेंगे जो वर्ष 2020 जाने वाला है, उस 2020 वर्ष में शिक्षा व्यवस्था का क्या हालात रहा, उसी शिक्षा व्यवस्था पर आज समीक्षा करेंगे। हम लोग रिव्यू करेंगे कि 2020 ईयर में शिक्षा का क्या व्यवस्था रहा, शिक्षा कितना प्रभावशाली हुआ, शिक्षा कितना गुणवत्तापूर्ण हुआ और शिक्षा किस तरह से और भी इंप्रूव करे, इसकी भी बात होगी। आज हमारे साथ हैं शिक्षा पर रिव्यू करने के लिए जाने माने शिक्षाविद सुचित कुमार जी। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं शिक्षा पे और शिक्षा पे रिव्यू करते हैं। अंज न्यूज मीडिया में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और आप मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए, मैं इसका आभार प्रकट करता हूं। और आपने एक क्वेश्चन किया कि शिक्षा, तो मुझे लगता है कि शिक्षा के बारे में हम लोग शिक्षित बनना शुरू किए 2014 के बाद से, आज़ादी के बाद से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारी शिक्षा नीति हिंदुस्तानियों के लिए थी ही नहीं। अभी तक जितने भी हम लोग पाठ्यक्रम में सारी बातें पढ़ रहे हैं, वो लगता है कि किसी गलत तरीके से परोसा गया है या आधे अधूरे भाव से हमें सिंचित किया गया है, आधे अधूरे भाव से। इसका मतलब यह है, संक्षिप्त में यदि मैं इसका वर्णन करूं तो इसका अर्थ होता है कि जो मुझे शिक्षा में मिलना चाहिए था आज तक हमारे बच्चों को और हम हिंदुस्तानियों को मिला ही नहीं। अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात करता हूं, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। शिक्षा मतलब क्या होता है? जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बातें, जो फैक्ट्स, जो फिगर्स, जो हमारी अनंत काल से सनातनी पद्धति से जो पिरोई हुई शिक्षा पद्धति थी, यदि उसको कंटिन्यू किया जाता आज़ादी के बाद भी, तब हम समझते कि हमारी शिक्षा सही रास्ते पे चल रही है। लेकिन हमारी शिक्षा तो ऐसी हुई नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसके बाद फिर मैं आऊंगा 2020 और 21 पे। आप देखिए कि हिंदुस्तान का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, और परेशान हो जाएंगे आप कि मौलाना आजाद हमारे देश में जन्मा ही नहीं था। ही वॉज बॉर्न इन मक्का एंड ही वॉज ट्रांसप्लांटेड इन इंडिया इन ओनली 1909। और उस बंदे के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। जैसे भाई राजनीति में कहता है ना कि पॉलिटिशियन नीड नॉट बी एजुकेटेड मैन, क्योंकि उनके पास ब्रॉड विजन होती है। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज होती है कि जिसके आपके पास गहन शिक्षण वो नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास ज्ञान होनी चाहिए, तभी आप एक शिक्षा के बारे में कुछ पॉलिसी डिसीजन कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आज़ादी के बाद 4-5 जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स बने, शिक्षा मंत्री बने, सब मुस्लिम थे। और मैं एक चीज और दावे के साथ बोलना चाहता हूं कि इस्लाम हमारे कंट्री की सोचने की पद्धति नहीं है। दैट वाज ए फॉरेन थिंग विच वाज ट्रांसप्लांटेड इन आवर कंट्री। हमारे देश में बाहर से आके थोपा गया था। उनकी सोचने की तरीका, उनका हर चीज का नजरिया बिल्कुल हमारे सनातन से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कहते हैं ना कि मैं हिंदुस्तानी, भारतवर्ष के लोग, तो भारतवर्ष की पौराणिकता के पीछे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं सनातन धर्म की झलक आपको दिखाई देगी। वही हमारी संस्कृति है। तो क्या हुआ, एक वर्ड है कि थ्योरेटिकल एजम्पशन एंड प्रैक्टिकल ऑपरेशन, समथिंग विच वाज कॉन्टेम्पलेटेड अवे फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक रूट्स ऑफ द सोसाइटी। हमारे समाज की जो पहचान थी उससे बिल्कुल अलग शिक्षा नीति बनी। अब देखिए, हमने देखा कि एनसीईआरटी बुक्स में जब हमारे देश को आज़ादी मिली, मैं तो इसको आज़ादी नहीं कहूँगा, इसको मैं बोलूँगा ट्रांसफर ऑफ पावर।
ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुई फ्रॉम वन पॉलिटिकल मास्टर टू दी अदर पॉलिटिकल मास्टर्स, गांधी जी पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रही होगी कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए, जबकि बाकायदा प्रधानमंत्री बनने लायक सरदार पटेल जी थे। लेकिन चलो वो प्रधानमंत्री बन गए, क्या पॉलिटिकल कैलकुलेशंस रही होगी उस समय, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन गांधी जी ने और नेहरू जी ने जो इस देश के लिए करना चाहिए था, जो न्याय करनी चाहिए था, उन्होंने किया नहीं। उन्होंने किसके हाथ सुपुर्द कर दिया शिक्षा को? कम्युनिस्ट के हाथों, लेफ्ट ओरिएंटेड के हाथों। उन्होंने अपने तरीके से शिक्षा नीति को डिसाइड किया और हमारी जो मूलभूत, जो हमारी सोचने की पद्धति थी, उसको बिल्कुल दूर रखा। सर, आप शिक्षा व्यवस्था को कहां देख रहे हैं? क्योंकि यहां दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है, एक केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था है और एक राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था में? एक तरफ से एनसीईआरटी की पढ़ाई होती है तो दूसरे तरफ से सीबीएसई की पढ़ाई होती है। तो इन पाठ्यक्रमों में भी शिक्षा की व्यवस्था को आप कहां देखते हैं, कहां आते हैं ये शिक्षा व्यवस्था को आप, कि कैसी शिक्षा व्यवस्था ये है? हमारी संस्कृति से दूर रखा। अब जब 2014 आई, सरकार की जो कहता है ना क्लाइमेटिक चेंज, सोचने का जो नजरिया बदला, 2014 के बाद ही बदला है। अभी जो शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें देखिए एक वर्ड है, अभी तक हम लोग जो वर्ड बोलते हैं ना होलिस्टिक एजुकेशन, ये केवल कोरा झूठ है, सफेद झूठ। होलिस्टिक एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे ही नहीं रहे। होलिस्टिक मतलब क्या होता है? हमारी सोशल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल एंड इन्वायरमेंटल को इंटीग्रेट करने के बाद जो होती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, होलिस्टिक उसको बोलते हैं। हमारी कल्चर कहां है इसमें? जो एजुकेशन देने वाले इनपुट्स जो आए वो तो सारे वाई आए। मैं देख रहा हूं कि यहां पे जितने भी एनसीईआरटी बुक्स में हैं, अभी छोटी सी एग्जांपल में बता रहा हूं, ये बताया जाता है कि गांधी जी को नाथूराम गॉडसे ने मारा, हर टेक्स्ट बुक में बताया जाता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि हमारे गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज को किसने मारा और क्यों मारा, जिसे हिंद की चादर बोली जाती है। हमारे गुरु तेग बहादुर के बेटे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, अंतिम गुरु, 10वें गुरु, उनको क्यों मारा गया? उनके 4 बेटों को क्यों मारा गया? बाल दिवस यदि होना चाहिए था उनके बच्चों के शहीद के, आज जो प्रधानमंत्री मन की बात में उनको समर्पित कर रहे थे, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, मैं बहुत ही पीड़ित हुआ देख के और बहुत ही प्रसन्नता हुई कि चलो शीर्ष नेता हमारे प्रधानमंत्री कम से कम उस महान सेनानी के लिए कुछ तो बोले। यही होनी चाहिए थी शिक्षा नीति। इन नीतियों को हमारे शिक्षा नीति में पिरोया जाना चाहिए था। तो चलिए अंजी, मैं इन बातों को यहां से कहता हूं कि हमारी शिक्षा नीति, ढंग की शिक्षा नीति, और जो हमारी भारतीय शिक्षा नीति की शुरुआत सही मायने में 2014 से शुरू हुई, जब से मोदी जी आए और जब से उन्होंने ऐलान किया है कि नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी 2022 से, तब मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा में एक परिपूर्णता आएगी, एक संपूर्णता आएगी, एक होलिस्टिक अप्रोच आएगी। क्या मतलब हुआ? 2020 यदि क्रोनोलॉजिकली इसको देखें, मार्च के बाद से कोरोना आ गया, हमने कुछ नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी बुक्स की जो रटी रटाई चीजें थी, अभी तक हम लोगों ने यही बच्चों को परोसा। लेकिन एनसीईआरटी में जब कहता है ना कि अर्ध सत्य बिल्कुल झूठ से भी बेकार होता है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 रिजल्ट इज 0, इंग्लिश में बोलते हैं। किसी भी सत्य को उसको शून्य से गुना करो तो बिल्कुल शून्य हो जाता है, नगण्य हो जाती है। हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं किया। हमारे किसी बच्चे को आज तक नहीं पढ़ाया गया कि हरि सिंह नलवा कौन थे, राजा दाहिर कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि हर कोई, बहुत सारे हिंदू सनातनी लोग भी जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मेरे ख्याल में वो जाते हैं अजमेर शरीफ जाते हैं, जहां पे वो मजार बना हुआ है। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे सबसे बड़े योद्धा पृथ्वीराज चौहान, उनकी
धर्मपत्नी को और उनकी बच्चियों को रेप किया गया और उनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया गया और उसको हिस्ट्री बुक में सही नहीं बताया गया। उसको बताया गया कि बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े फकीर थे, औलिया थे, मस्त थे, वो फकीर सूफी फैलाने वाले लोग थे, जबकि ये झूठा है। तो मैं क्या बताऊं, अभी तक जो मैं पढ़ रहा हूं और जो पढ़ाई हो रही थी, सारे झूठे तथ्यों को हम लोग को परोसा गया। सही मायने में जब तक हिस्ट्री के पन्नों को फिर से नहीं लिखा जाएगा तो हमारी एजुकेशन इनकम्प्लीट है। हम झूठे और आधे अधूरे तथ्यों को पढ़ के बड़े हुए हैं। तो अंजी, ये बहुत तकलीफ देने वाली बात है। और एक कहीं कहते ना कि सिल्वर लाइनिंग इन द बैकग्राउंड लाइज दैट ever since 2014 came into picture, now we are on a process wherein from we can see a brighter tomorrow. जहां तक मैंने उस पर्सपेक्टिव को देखा है, आपने क्वेश्चन पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा है, कैसा आपने इसको समराइज करना है। आप कैसे समराइज करेंगे 2020 को? 2020 को तो करीब करीब कोरोना ने खा लिया। 2021 के बाद जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है उसके परिप्रेक्ष्य में यदि एजुकेशन को देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि दैट वुड बी सम्चुअस, कंप्लीट एंड क्वाइट कंप्रिहेंसिव इन नेचर। और आने वाले पीढ़ियों के लिए यदि हम अपने हिस्ट्री को सही तरीके से बताएंगे तभी हमारी एजुकेशन सही होगी। एक बात और, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि 8वीं तक बच्चे अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यही है, हमने अपने एजुकेशन को बर्बाद कर दिया अंग्रेजी सिखा के। अब बताइए, हमारी कंट्री में बोला जाता है कि इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री वेयर इट इज हैविंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सर, ऐसा कहा जाए कि एजुकेशन में वोकल फॉर लोकल हो रहा है। बिल्कुल, लैंग्वेज लोकल इज वोकल। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने सही फरमाया कि वोकल मतलब बी लोकल एंड बी वोकल। लोकल मतलब आपको बताइए, जैसे जिस लैंग्वेज में हमारी इतने डाइवर्स कंट्रीज है, इतनी इथनिसिटी है कंट्री में, और जिस परिप्रेक्ष्य में हम बड़े हुए हैं उसमें यदि किसी सब्जेक्ट को समझने का मौका मिलेगा तो हमारी बौद्धिक क्षमता दिन दूनी चार चौगुनी बढ़ेगी। ये लोकल लैंग्वेज को हम लोग बढ़ावा नहीं देके फॉरेन लैंग्वेज को अडॉप्ट किए। क्या परिस्थिति थी? ठीक है, अंग्रेजों के हम गुलाम थे, लेकिन जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया तो पॉलिटिकल पावर तो हमारे पास थी। वी शुड हैव स्टार्टेड आवर एजुकेशन इनपुट्स इन लोकल लैंग्वेज। अभी देखिए कितनी प्यारी भाषा हमारी तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, हिंदी है, संस्कृत है, मगही है, और मगही के एक से एक कवि सम्राट हुए हैं। हमारे दिनकर, राष्ट्र कवि दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, इनका देखिए आप भूषण की, ये इनकी जैसे देखिए सूरदास, तुलसीदास, जो तो को काटा हुए ताको बुओ तो फूल, ताको फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। कितनी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। आज तक हम लोग वही टेनिसन और शेक्सपियर की बातों को पढ़ते रहे। कौन है शेक्सपियर यार? हाउ कैन वी रिलेट विथ शेक्सपियर और दैट रोमांटिक पोइट्स ऑफ इंग्लैंड, विक्टोरियन पोइट्स ऑफ इंग्लैंड? दे आर नन, दे आर टोटल ट्रैश। वहां की बात हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इट इज जस्ट लाइक ए राउंड पेग इन ए स्क्वायर होल। इफ यू ट्राई टू fix a round peg in a square hole or a square peg in a round peg, either peg will break or the hole will expand. So it was totally anomalous. How can we correlate in our system? So हमारी एजुकेशन सिस्टम यदि 2014 के बाद एटीट्यूडनल चेंज हुई थी, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद इट वुड बी ब्रॉड एंड कंप्रिहेंसिव। तो मैं इसको समराइज इस तरह से कर सकता हूं कि गए बुरे दिन, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। शिक्षा व्यवस्था में भी वोकल फॉर लोकल की बात चल रही है, यानी यूं कहें कि लैंग्वेज शिक्षा में भी वोकल फॉर लोकल की बात चल रही है, और बात पीएम मोदी का हो रही है। पीएम मोदी ने लोकल शिक्षा व्यवस्था को भी बढ़ावा देने की बात करी है, ताकि लोकल लैंग्वेजेस जो हैं उसको बढ़ावा मिले और लोकल लैंग्वेज को ही शिक्षा में स्थान मिले, जगह मिले। तब है कि लोकल शिक्षा स्तर जो है बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। इसीलिए
लैंग्वेज भी वोकल फॉर लोकल होगा। लोकल लैंग्वेज को प्राथमिकता देना होगा और उसी प्राथमिकता के साथ शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। तो पीएम मोदी की जो सोच है वो सोच जो है शिक्षा व्यवस्था में भी लागू होता है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में लैंग्वेज की बात है तो लैंग्वेज कई तरह की हमारे देश में है और उस लैंग्वेज में आते हैं लोकल। उस लोकल लैंग्वेज को वोकल करना है। लॉन्ग लिव मोदी जी, you are doing wonderful work for our country and I pray to Almighty God that आपकी longevity इसी तरह बढ़ते रहे और मानव समाज को कल्याण करने के लिए आपने ही प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। जब आप रहेंगे तो हमारी शिक्षा नीति भी होगी और हमारी सार्वभौमिक विकास होगी, सर्वांगीण विकास होगी। मैं तो जी ऐसा ही समराइज कर सकता हूं। एक नरिया एक नार कहावे मैलो नीर भरे। जैसे क्या है ना कि अदर जितने भी आते हैं ना तो एनसीईआरटी जो है सो टेक्स्ट बुक है, वो करिकुलम का वो पढ़ाने का वो टेक्स्ट बुक है, कोर्स बुक है। और सीबीएसई एक बॉडी है जो उसको मॉनिटर करती है। लेकिन मॉनिटर सीबीएसई क्या करेगी? जो एनसीईआरटी बुक्स में जो गलतियां लिखी हुई है, अभी देखिए हमारे एनसीईआरटी बुक्स में बोला जाता है कि शिवाजी पहाड़ी चूहा थे। राणा प्रताप महाराज के बारे में एक पैराग्राफ में लिख के पूरी चैप्टर खत्म। लेकिन मुगलों के बारे में ये बाबर कौन था, उसकी मां चंगेज थी, उसका बाप कौन था, ये अफगानी था, टर्क था, क्या था, पूरी की पूरी कथा लिखी हुई है। कौन थे? अब बताइए, जो एजुकेशन मिनिस्टर मक्का में जन्मा हुआ हो, मक्का से उसे ट्रांसपोर्ट करके इंडिया लाया गया हो 1909 में, वो तो अपने इस्लाम के बढ़ावे के लिए ज्यादा कर रहा था बनिस्बत कि हमारे सनातनी जो हमारी कल्चर है। इस्लाम तो 1400 साल पहले आया जी। हमारी सनातन तो सदियों से है, हजारों साल से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखिए मोहनजोदाड़ो में एक गाय की जिक्र की गई है, कांकरेज गाय, बड़े बड़े सिंग वाले और गल कंबल वाले बड़े, वो उन चीजों के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है क्या? सम ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट व्हिच वाज एग्जिबिटेड अंडर मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। अरे आपने उसमें बताना चाहिए था कि गाय की माता क्या। लेकिन यदि ये गाय खाएंगे तो गाय के बारे में क्या वर्णन करेंगे? हम लोग तो गाय को पूजा करते हैं, गाय हमारी माता है। तो ये लेकिन हमारी संस्कृति है, ये हमारी सिविलाइजेशन का पार्ट है। लेकिन वहां कोई जिक्र नहीं किया गया है। आज के दिन में आप रोज बोलते हैं कि देसी गाय के अंदर A2 मिल्क होती है, उससे आपका डायबिटीज खत्म हो जाएगा, आपका कैंसर खत्म हो जाएगा, बहुत तेरी बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन आपने एनसीईआरटी बुक में क्यों नहीं डाला? आपने क्यों केवल डाल दिया कि शिला पट पे एक कांकरेज गाय भी नहीं लिखा हुआ है। इस तरह की गायें होती थी। आप बताइए कितनी बड़ी एनॉमली है। तो हमें हिस्ट्री जो बताया गया अंजी बिल्कुल ही गलत बताया गया। अब तो हम लोग फील कर रहे हैं इस उम्र में कि हम लोग ठगे हुए विद्यार्थी हैं, जो कि हम लोग सब गलत चीज पढ़ के बैठे हुए हैं। आज मुझे पता चलता है जब मोदी जी नहीं आते तो हम लोग तो उस ठगे हुए जमाना में पैदा हुए और ठगे हुए जमाने में मर गए। अब पता चलता है कि मोदी जी ने किस तरह से इंडिया के लिए आई ओपनर का काम किया है। यदि ये नहीं होते तो हम लोग बेवकूफ की तरह पैदा हुए, बेवकूफ की तरह मर जाते। शिक्षा तो हम लोगों को गलत पढ़ाया गया है। एनसीईआरटी बुक्स में आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा दे दी कम्युनिस्टों के हाथ। देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू का प्रोडक्ट, जादवपुर यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट टुकड़े टुकड़े होंगे, वो टुकड़े टुकड़े गैंग पैदा कर रही है। और एक और देखिए सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन हमने दे दिया इन मिशनरीज के हाथ में। आज के दिन में भी आपका बेटा कहां पढ़ता है? पीपुल टेक लॉट ऑफ प्राइड, माई सन इज स्टडिंग इन सेंट जेवियर्स। आपको पता है सेंट जेवियर कौन था? एक नंबर का लुटेरा, एक नंबर का धर्म परिवर्तक। आप गोवा की हिस्ट्री जाकर देख लीजिए, धर्म परिवर्तन किया गोवा में। और ऐसे लोग को हम लोगों ने एजुकेशन में बनाने के मौका दे दिया। आप स्कूल खोलो, आप देख लीजिए रांची में कुछ सेंट जेवियर कॉलेजेस हैं, पटना में कुछ सेंट जेवियर स्कूल है, और वो लोग फील करते हैं वी आर प्रोडक्ट ऑफ दैट स्कूल। कैन यू एवर टेक प्राइड इन सच ए स्कूल वेयर द फाउंडर, द वेरी नेम ऑफ दोज वेयर hand was soaked in blood and blood of our own mothers and sisters? Can we ever tolerate that? No. And what we are taught is wrong history, the history which has perpetrated and perpetuated
रॉन्ग थिंग्स इन आवर कल्चर, इन आवर कंट्री। इसलिए हमें हिस्ट्री के बारे में जब आप पूछते हैं तो मेरा रोम कांप जाता है, खून खौल जाता है कि मुझे क्या पढ़ाया गया। अब पढ़ाई शुरू हुई है। एजुकेशन वर्ड ही घृणात्मक है। घृणा का वर्ड है एजुकेशन। हम लोग की मजबूरी रही थी कि हम अंग्रेजी बोल लेते हैं, और हमने भी अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है कि रॉजर्स थेसोरसिस पढ़ो, ये पढ़ो। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए बोलना पड़ेगा, दैट इज नीड ऑफ द आवर। आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी आधी उम्र खत्म हो गई। इंडिया इज ऑल्सो मैच्योरिंग टुवर्ड्स ग्रेट हाइट्स। लेकिन प्रमा फेसाई जब हमारी देश को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, पॉलिटिकल पावर, तो वहां पे देखना चाहिए था कि हम ऐसे शिक्षाविद को बैठाते राष्ट्रपति बना के, या फिर राष्ट्रपति तो अच्छे इंसान थे, एजुकेशन मिनिस्टर बना के, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बातों को पढ़ाता। आज के दिन में मैं देखिए कि जिस बच्चे को अपनी मां के गोद से निकलते हुए उस लैंग्वेज में पढ़ाई दी जाए तो बहुत बढ़िया से स्कूल आना चाहेगा। हमारे देश में ड्रॉप आउट्स क्यों हैं? क्योंकि स्कूल जाने में बच्चा डरता है। उसको पता है कि मैडम बोलेगी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। उसके लिए पहाड़ लगता है। यदि वो पढ़ाया जाए कि ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब ही क्या होता है, अ का मतलब होता है, हम लोग बचपन सीखे थे अ ब स, इस तरह की बात। धीरे धीरे बच्चा को मैच्योर किया जाए, उसके बाद शिक्षा में गुणवत्ता डाली जाए अपने लैंग्वेज में, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। अभी देख लीजिए जर्मनी में, चाइना को देखिए कितना आगे बढ़ गया। वो लैंग्वेज में उसके साथ कोई परेशानी नहीं है। आप मोबाइल फोन लेते हैं, उसमें भी चाइनीज लिखा होता है। दे आर टेकिंग सो मच ऑफ प्राइड इन देयर लैंग्वेज। और हम लोग ऐसे इंसान हैं इंडिया में खास करके कि अपनी भाषा, अपनी हिंदी लैंग्वेज, अभी भी जो हिंदी बोलता है ना, उसको बोलता है ये यार हिंदी मीडियम वाला लोग है, बेकार लोग है, अंग्रेजी नहीं बोल सकता। अरे अंग्रेजी बोलने वाले को तो मैं कहता हूं कि लानत देनी चाहिए। कौन सी लैंग्वेज है वो? ये तो मेरे ऊपर थोपा गया है। यदि शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था इस लॉकडाउन पीरियड में भी कितना गुणवत्तापूर्ण रहा, और लॉकडाउन में शिक्षा व्यवस्था की जो हाल चरमरा गया, वो क्या उसको भरपाई कर सकता है ऑनलाइन पढ़ाई? यदि ऑनलाइन पढ़ाई से शिक्षा हो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, तो वो कहां तक अब उस व्यवस्था को सही मानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जो है विद्यार्थियों को पढ़ने में एक बेहतर मददगार साबित होगा? थोपी हुई चीज कभी पसंद नहीं की जानी चाहिए। स्वेच्छा से जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी पढ़ाई होनी चाहिए थी संस्कृत में, हमारी पढ़ाई होनी चाहिए था शुद्ध हिंदी में, तब हमारी सर्वांगीण विकास कुछ और ही होता। तो मैं इस बात को फिर से एम्फेसाइज करूंगा। अब देखिए हमारी भाषा कितनी मिश्रित हो गई है, एम्फेसाइज करूंगा, क्योंकि हमारे पास हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, इसमें हमारी गलती नहीं है। जब भी मैं कोसूंगा तो उस शिक्षा मंत्री को कोसूंगा जो मक्का से आया था और हमें गलत चीज पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। तो फिर गुणवत्ता कहां से आएगी गुणवत्ता? जब कहते हैं ना कि रोपे पेड़ बबूल के, तो आम कहां से हो? यदि मेरे अंदर जहर इंजेक्ट किया गया तो अमृत की आप कल्पना कैसे करते हो, और कहां से करेंगे? एनसी चागला हुआ, फिर अल्तमिस, उसके बाद नूरुल हसन, ये जितने एजुकेशन मिनिस्टर थे सब एक से एक जहरीला लोग। अब देखिए हमारी मूल संस्कृति में क्या लिखा हुआ है, ओम भुर्वा भर्गोदय से धीमे धीमे प्रचोदयात, कितने स्कूल में पढ़ाया जाता है? हमारे जहां पे 85% लोग हिंदूज हैं, वहां पे हम हिंदुइज्म के बारे में नहीं पढ़ा सकते, गीता नहीं पढ़ा सकते, आपको कॉमनर बोला जाएगा। लेकिन रात दिन आप चले जाइए किसी भी स्कूल में, वहां टीचर यदि होंगे मुस्लिम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 5 बार नमाज पढ़ने जाएंगे। इतनी छूट दी गई है उन लोगों को, और ये एजुकेशन सिस्टम में ही डाला गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी शिक्षा नीति नवी शिक्षा नीति यदि आई है, और इसके जो सूत्रधार हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये तो गॉड गिफ्ट है। प्रधानमंत्री जी जब हमारे देश के लिए आए हैं तो भाग्य बन के आए हैं। नई शिक्षा नीति में सर्वांगीण विकास होगा, आने वाली पीढ़ी को इससे फायदा मिलेगा। हम लोग तो बर्बाद हो गए, हमारे उम्र के लोग और हमसे पहले वाले लोग जो आजादी के बाद जन्मे,
वो तो बिल्कुल बर्बाद होके, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है हाँ जी वो बिल्कुल गलत, सब गलत चीज पढ़े हम लोग। आप कितना चीज को डिलीट करेंगे। महाप्राण की यदि कल्पना करनी है तो आप महामना की बात सोचिए। महामना कौन थे? मदन मोहन मालवीय। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की रचना की, महामना उनको बोला गया है। वो सच में शिक्षाविद थे, लेकिन उस समय उनको पूछने वाला कोई नहीं था। बहुत ही प्रताड़ित होकर उन्होंने यूनिवर्सिटी चालू की थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चालू किया था। उनके लिए माहौल नहीं थी। एजुकेशन को हम हिंदुस्तानियों ने ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद, मैं उसको 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मानता ही नहीं, क्योंकि आजादी तो हमें सुभाष चंद्र बोस ने दिलाया था, आईएनए। लेकिन ये तो रंगमंच सजी हुई थी, नेहरू की ताजपोशी हुई है, और नेहरू जी ने सत्यानाश कर दिया। एजुकेशन सिस्टम दे दिया कम्युनिस्टों को, और प्राइमरी एजुकेशन दे दिया क्रिश्चियन को, और सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए दे दिया जिहादियों के हाथ। तो हमारी जो मूलभूत, जो हमारी कल्चरल इथोस थी, वो तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। हम शिक्षित नहीं है, हम लोग कुशिक्षित लोग हैं, गलत शिक्षा से बड़े लोग हैं। हमारी ज्ञान जो है अपरिपक्व और संकुचित है। हमारी जो संस्कृति होती है, जो हमारी सिविलाइजेशनल ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। आधे अधूरे और गलत चीज को पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। हमारे पास कोई अब सिस्टम नहीं है कि उसको डिलीट मारो तो डिलीट हो जाएगा, या डिफॉर्मेटिंग कर दो, अब मौत के बाद ही वो बराबर होगा। आधुनिकता आएगा, जो अभी मोदी जी का स्टेप है कि बी लोकल बी वोकल, यू टीच योर चिल्ड्रन इन लोकल लैंग्वेज। अपने बच्चों को, जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, 5वीं क्लास, 3री क्लास, पहली क्लास में जा रहे हैं, उनको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई हो। वो आसपास के इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को देखें, गांव का बच्चा गांव के परिवेश को देखते हुए आगे बढ़े। अब यही बच्चा यहां से लेकर अमेरिका तक की दूरी तय करेगा, और अमेरिका से लोग आएंगे, तब हमारे देश की वैल्यू बढ़ेगी। ऑनलाइन शिक्षा एक अच्छा अटेम्प्ट है, एक अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा भी उन लोगों तक सीमित रह गई है जिसके पास कंप्यूटर्स है, नेट की व्यवस्था है। लेकिन मुझे लगता है कि 80% लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम जो है, देखिए ऑनलाइन सिस्टम उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, या उस समाज में फायदेमंद हो सकता है जहां की एक बराबर सोसाइटी हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजेनियस सोसाइटी। लेकिन हमारे समाज में इतना गैप है। बिहार में ही देख लीजिए, पटना भी एक जगह है और कारिसोआ भी एक जगह है। पटना में भी कोई आईएएस का बेटा है, कोई कमिश्नर का बेटा है, कोई चीफ मिनिस्टर का भांजा है, और यहां पर भी कारिसोआ में भी किसान के बच्चे हैं जिनके पास 5 कट्ठा भी खेत नहीं है, लेकिन पढ़ना तो वो भी चाहता है। वो कहां से लैपटॉप लाएगा, ऑनलाइन के लिए कहां से डेटा लाएगा? उसकी माली हालत ये नहीं है कि वो पढ़ना चाहता है, वो मेधावी है, लेकिन हमारा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड एक नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं। हम लोगों ने स्कूल में ऑनलाइन सिस्टम चालू किया था, लेकिन बच्चों के अंदर वो कल्ट नहीं है, वो फीलिंग नहीं है। आप चले जाइए बनारस में, जहां पे वेद के बारे में पढ़ाई होती है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। ऑनलाइन सब बेकार है उसके सामने। एक बार मंत्रोच्चारण शुरू होता है, मन रम जाता है उसमें। एजुकेशन वो होनी चाहिए जो हमारी मिट्टी की खुशबू लेते हुए मस्तिष्क तक पहुंचे। एजुकेशन उसको बोलता है। तब आप गाना गाएंगे, मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए। शहरों की शिक्षा में क्या है कि इकोनॉमिक्स प्लेज ए वाइटल रोल। दिल्ली में आप चले जाएं तो 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए डोनेशन मांग रहे हैं। किस बात का डोनेशन? उसके गया की बात कर रहा हूं। कोई स्कूल में, मैं जानता हूं कौन सा स्कूल है, 60,000 65,000 एडमिशन फी ले रहे हैं। एडमिशन फी से पढ़ाई होती है क्या? तो जब इस एजुकेशन को बना दिया गया है, कॉमर्शियल बना दिया गया है, तो एजुकेशन का जो कंटेंट है, जो उसका एसेंस है, वो खत्म हो गया है। अभी मैं देखता हूं, दो पक्ष को देखता हूं, एक प्राइवेट एजुकेशन, एक सरकारी एजुकेशन। सरकारी एजुकेशन में क्या हुआ है कि शिक्षक की जो नियुक्ति हुई है वो पढ़ाने के लिए नहीं हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हुई है,
दैट इज ए वेन्यू फॉर पुटिंग समबडी एज एम्प्लॉयड पर्सन। तो टीचर वो पढ़ाने के लिए नहीं जाता है। अभी देख लीजिए किसी भी स्कूल में, हाई स्कूल में चल जाइए, मिडिल स्कूल में चल जाइए, उसकी अटेंडेंस इतनी थिन है। अब उसके लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीओ है, तो प्रोग्राम ऑफिसर से लेके नीचे तक बहुत सारे लोग हैं। वो कागजी कार्यक्रम में ज्यादा बिजी हैं बनिस्बत की रियल एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट बीइंग गिवन बाय एजुकेटेड पर्सन, एजुकेशन इज बीइंग गिवन बाय समबडी हु इज एम्प्लॉयड। कहता नहीं कि एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए। हमारे देश में मोदी जी ऐसा संत होना चाहिए 20 साल तक, और ये जितने ऊंचे नीचे छोटे मोटे पर्वत हैं सब ढह जाएंगे। ये बहुत सारे जिहादी लोग आ गए थे हमारे शिक्षा में, माफिया लोग आ गए थे शिक्षा में, वो सब आपसे आप मर जाएंगे। कहता नहीं कि एक अनुकूल वातावरण क्रिएट करो। जैसे अभी ठंड का मौसम है, आपने कोट पहन रखा है, लेकिन यही अप्रैल आ जाए, आप कोट पहनेंगे? एक दिन ऐसा अनुकूल वातावरण आएगा कि ये सब अपने आप गायब हो जाएंगे। तो अनुकूलता आने के लिए अनुकूल समय आना बहुत जरूरी है, जो नवीन शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दर्शन रूपी उसमें दर्शाया है। शिक्षक नहीं है, देखिए शिक्षा में वही लोग आना चाहते हैं जो कहीं कुछ नहीं हुआ। हमारे देश में सबसे पहले नौकरी है आईएएस का, सरकारी नौकरी मिल जाए बस भवसागर पार, सरकारी मिल गई नौकरी, मिल गई मंजिल मुझे। जब कहीं कुछ नहीं होता है तो लोग वकील या फिर शिक्षक बनना चाहते हैं कि कम से कम बीएड कर लो और उसके बाद कोई सरकारी स्कूल में नौकरी तो लगी जाएगी। इन नौकरी कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग एजुकेशन, दे आर नौकर, दे आर सर्वेंट्स एम्प्लॉयड बाय समबडी, मे बी बिकॉज ऑफ द वोट फैक्टर्स, कि यदि चलो इलेक्शन होने वाला है जी, 5 लाख शिक्षक की नियुक्ति हो जाएगी अगले 70 में, सब लोग खुश। किसी को बहाल कर लिया गया 10,000 में, अब जब उसकी हो गई तो फिर वो चादर फैलाना शुरू किया, मेरे को वो दो, मेरे को वो दो। फिर जब पूछा जाता कि आप क्या दे रहे हो, बोलता मत पूछो क्योंकि मैं इस कास्ट से हूं, उस कास्ट से हूं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत और विडंबना तो यही है कि हमारे हिंदुस्तानियों को ऐसे ऐसे वर्ग में बांट दिया गया है कि हम ना हिंदुस्तानी रहे और न ही किसी रूप में रहे। वी शुड बी जस्ट लाइक वाटर, यू जस्ट पुट ए वाटर इन ए कंटेनर, इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। हमारी होमोजेनस सोसाइटी नहीं है। जिस दिन इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव हमारे देश में आ जाएगी तब जाके शिक्षा की शुरुआत होगी, तब जाके रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा। कोरोना काल में देखिए जो शिक्षा जो होती है, बहुत सारे लोग, मुझे तो मैं तो ऐसे ही कहूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन इट वाज जस्ट सिंपली टू कीप चिल्ड्रन एंगेज्ड। अब क्लासरूम में तो सीसीटीवी कैमरा लगा करके वहां हेडमास्टर, टीचर और प्रिंसिपल बैठे रहते हैं, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, यहां पर इस तरह की बंदिशें होती है। और ऑनलाइन में कहां बच्चा पढ़ता है? यदि कोई बोलता है कि मैंने ऑनलाइन में पढ़ा लिया है तो पढ़ाई नहीं किया, वो ठगवानीजी किया है, कुछ नहीं पढ़ा है, झूठ बोलता है। कोई भी स्कूल हो, इंडिया में कोई भी स्कूल हो, सब झूठ बोलते हैं। कुछ लोग हो सकता है टिप्पणी करे कि केवल सच बोलने वाले आप ही हो क्या। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने उसको झेला है। बच्चे ऑनलाइन पे आ गए हैं, वेरी जस्ट पुट इट अक्रॉस, आर यू लिसनिंग मी? नहीं मास्टर साहब वो गया हुआ है, जरा बच्चा बाहर खेलने के लिए गया हुआ है, आ जाएगा अभी तुरंत आ जाएगा। क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म इसमें, रेसिप्रोसिटी में बच्चे दैट वाज फेल्ट वांटिंग, वो नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन वाज जस्ट टू एंगेज द चिल्ड्रन और जस्ट टू शो दैट यू आर टीचिंग, लेकिन कुछ पढ़ाई नहीं हुई है। पढ़ाई जब स्कूल खुलेगी तभी होगी। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट में टेक्निकली तो ऐसा होना चाहिए कि सेंट्रल एजुकेशन का जो पैटर्न है वो स्टेट में भी होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल, आप जैसे देखिए आयुष्मान भारत में सारे जगह 5 लाख वाला अप्लाइड है, बंगाल में नहीं किया है क्योंकि उसको लगता है कि वहां हो जाएगा तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। तो ये जो है ना, हमारा डेमोक्रेसी ही हमारे को अंदर अंदर खाया जा रहा है। इन आवर कंट्री वी आर हैविंग टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत सारा चीज होता है ना, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। इसमें कुछ कुछ चीज यूनिफॉर्म सिस्टम होनी चाहिए थी। कंकरेंट लिस्ट में है कि उसको सेंटर का भी रोल होता है, तभी तो सीबीएसई है जो कि स्टेट में यहां पर भी अप्लाई होता है।
लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से एजुकेशन चालू करती है। अब स्टेट का जो एजुकेशन है दैट इज फेल्ट वांटिंग ऑन मेनी फ्रंट्स। रीजन इज कि वहां की जो टीचर्स की गुणवत्ता है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दैट इज कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेट्स। और जो प्राइवेट एजुकेशन है दैट इज कंट्रोल बाय इंडिविजुअल, द वन हु इज रनिंग द इंस्टीट्यूट। तो इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोलिंग, तो उसमें मोटिवेशन ज्यादा होता है, कंट्रोलिंग पावर ज्यादा होती है। और जहां पे ब्यूरोक्रेट द्वारा कंट्रोल होता है, संचालित होता है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके कि सुपरविजन का रोल डाइल्यूट हो जाता है, इसीलिए एजुकेशन कंप्रोमाइज हो जाता है। मैं तो यही देखूंगा कि देयर इज ए रे ऑफ होप। 2020 तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। मार्च के बाद से 13-14 मार्च के बाद से तो स्कूल बंद ही हो गया था, ऑलमोस्ट टोटल लॉकडाउन में है। अब दिसंबर भी खत्म होने वाला है। अभी अनाउंस हुआ है कि 4 जनवरी से नई शिक्षा चालू हो जाएगी, अपर क्लासेस के बच्चे जाएंगे और उसके बाद 20 दिन के बाद फिर समीक्षा होगी। मैं तो यही सोचूंगा कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। 2021 में और उसके बाद 2022 में न्यू शिक्षा नीति आ जाएगी। उसके बाद मुझे लगता है कि इस देश का सर्वांगीण विकास शुरू हो जाएगा। जितना हुआ महामारी से हम लोग बच गए, सबसे बड़ी शिक्षा तो यही है कि हम जो बच गए वो अपने शरीर को बचाएं, शैक्षणिक दृष्टि से हम फिर पढ़ लेंगे। पहले कोरोना काल से हम लोग बच तो गए और वी फील फॉर्चुनेट कि हम उस कोरोना के गाल में नहीं गए। कोरोना को हमने डिफीट किया और भारत सरकार और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अप्रोच था उससे हम हिंदुस्तानी बहुत हद तक बचे। शिक्षा के बारे में यह है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती है दैट इज कंट्रोल बाय ऑल इंडिया सिविल सर्वेंट्स। उनकी जो सोच होती है व्यापक होती है और यूनिवर्सलिस्टिक होती है, इंडिया पैमाने पैन इंडिया की सोच होती है। जो राज्य सरकारों की सोच होती है वो संकुचित होती है, जिसको बोलते हैं नैरो माइंडेड, और यहाँ पे लोगों की एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए उसमें व्यापकता नहीं होती है। तो वहां पे कहता है ना कि इनकम्पेटेबल एजुकेशन, और जो है रिक्रूटमेंट होती है। अब जैसे देखिए केंद्र सरकार ने ऐसे ऐसे स्कूलों को एफिलिएशन दी है सीबीएसई के अंदर जिसके अंदर कुछ मानक हैं, एक नेशनल स्टैंडर्ड की बातें देख करके देते हैं। लेकिन राज्य सरकारों में देख लीजिए, कोई भी प्राइवेट मिडिल स्कूल देखिए, सरकारी स्कूल में देखिए, बिल्डिंग बनी हुई है तो गेट नहीं है, गेट में है, क्लासरूम है तो क्लासरूम के अंदर बेंच नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, बच्चे क्या पढ़ेंगे? टीचर के अंदर वो फीलिंग नहीं है पढ़ाने की, क्योंकि वहां पे एक ही फीलिंग है। और मैं एक चीज और मानता हूं, जिस नीति से सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी वाजपेयी जी के अंदर, उस स्पिरिट को, लेटेंट स्पिरिट को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अभी जो है कटोरा लेके बच्चा दौड़ता है केवल खिचड़ी खाने के लिए, और खिचड़ी खा के बच्चा वो दे आर हैविंग मेंडिकेंट पॉलिसी, वो उसके हाथ में कटोरा ही आ गया, पढ़ाई तो है नहीं। टीचर लोग केवल पेपर पे, पुस्तक पे मेंटेन करने में लगा हुआ है, कितना अंडा, कितना चाउमीन, कितना राजमा, कितना चावल, कितना खिचड़ी बनाया। ये नहीं देखा कि कितना ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया, कितना फिजिक्स पढ़ाया, कितना बायोलॉजी पढ़ाया। मैंने तो किसी सरकारी स्कूल में देखा नहीं। यदि सरकारी स्कूल के मास्टर यदि कहीं अच्छे हैं तो प्राइवेट ट्यूशन में है, अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के बारे में बहुत ही उदासीन है। ये सच्चाई है, लेकिन राज्य सरकार इसको मानेगी तो नहीं। वो तो समझ लेगी कि मैंने इतने बच्चों, इतने लोगों को नौकरी दे दी, लेकिन नौकरी आपने दी, आपने शिक्षक बना के नहीं भेजा। सरकार जो खिलाने की व्यवस्था जो रखी है स्कूल में, इस व्यवस्था का कितना अच्छा मानते हैं? बिल्कुल बेकार, बहुत ही घटिया। इससे खराब व्यवस्था हो ही नहीं सकती। ये इतना बड़ा करप्ट प्रैक्टिसेस है कि सब टीचर चावल और दाल चोरी करने में लगा हुआ है, और बच्चा जो है गलत वहां पे नॉमिनेशन हुआ है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, एंट्री हुई है, एक खाने के टाइम में वो थाली और कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। देखने की बात है, और सब नीचे से ऊपर तक सबका कट है उसमें। इट इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस, और लोग नहीं बोलना चाहते हैं। कहते हैं कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे? सरकार कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगा?
एक आईसीडीएस के द्वारा भी पढ़ाई होती है। हाँ। जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। हाँ, वो उससे होता है। हाँ। उसको आप कहाँ आंक रहे हैं इस 2020 ईयर में? यदि यदि वो उस छोटे बच्चे होते हैं हाँ ना? छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे, आपने एक उदाहरण सुना होगा, मैं आपको मैं फिर से याद कराना चाहूंगा। दो कपल थे, बेंगलोर की बात है, हस्बैंड वाइफ, रिच क्लास के कपल थे, दोनों नौकरी करते थे। आया रख लिया था उन्होंने घर में, और आया क्या करती थी, उस बच्चे को खूब पीटती थी, और उस बच्चे को सेडेटिव पिला के, उनको टाइमिंग पता था कि इसके हस्बैंड वाइफ 6 बजे आते हैं, दिन भर भीख मंगवाती थी वो। देखो ये बच्चा भूखा है, कितना प्यारा बच्चा है, दे दो। 1,000 2,000 रुपया रोज की कमाती थी। जो भी उसका 2,000 4,000 का कमाई होता होगा उस मकान मालकिन से, उसके अलावा उस बच्चे से कमाती थी। ये जो आईसीडीएस का है, चाहे ये जो गवर्नमेंट स्कीम है ना, कुछ वैसा ही आया की तरह है। हाँ जी, जिसका जन्मा होता है ना वही पाल सकता है, उसके पेरेंट्स को दो यदि देनी है तो। लेकिन मुझे लगता है आज के दिन में आप एक लेबर भी खोजने निकलेंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, और एक लेबर भी आज के दिन में 300 रुपया कमाता है। आईसीडीएस में जो आप दे रहे हैं ना, सब फ्रॉड है वो। दैट इज ऑल गोइंग इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। आई ब्यूरोक्रेट की जो चेन लगी हुई है ना, वो सब बंदर मांट होता है। आप यदि वर्ड बोलते हैं कि भविष्य उज्जवल हो रहा है, तो मैं कहूं कि इनके भविष्य कितना कालिक से पोता जा रहा है। भविष्य कहां उज्जवल हो रहा है? आंगनवाड़ी की जो सेविका है, जो उसको आशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो काम करती है क्या? आशा, ये उसमें सहायिका होती है। स्कीम बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से सेवा भाव नहीं है ना। हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है कि एवरीवन इज लुकिंग फॉर देयर ओन सेल्फ। जैसे कहता है ना कि ये शायद अमेरिकन पार्लियामेंट में बात हुई थी, सीनेट में, कि कंट्रीमैन यू शुड नॉट आस्क फॉर द कंट्री व्हाट कंट्री हैज डन फॉर यू, यू शुड आस्क योरसेल्फ व्हाट हैव यू डन फॉर द कंट्री। आप कभी भी राष्ट्र से मत पूछो कि राष्ट्र ने आपके लिए क्या किया। आप अपने आप दिल से पूछो कि आपने राष्ट्र के लिए क्या किया। हमारे देश में क्या है ना, हमारे देश में नौकरी शब्द, और यदि सरकारी नौकरी मिल जाए तो बात ही कुछ और है। सब एक दूसरे कैंडिडेट को जिताने में लगे हुए हैं। किस लिए भाई? तो एमएलए बन जाएगा। एमएलए बन के जो अनपढ़ है वो एमएलए बन के क्या कर लेगा भाई? तो लगा रहा है कि आज 2 करोड़ खर्च करोगे तो हो सकता है 10 करोड़ ठीके में आ जाएगा। तो इट इज अ मैड रेस। एवरीबडी इज आइंग फॉर समथिंग विच इज मोर बिगर चंक। उससे समाज का डेवलपमेंट तो नहीं होगा ना। आप जिस फील्ड में हैं, मैं आपको बोलूं कि चलो आप खेत में कटनी करने जाओ, आपकी यूटिलिटी वहां हो पाएगी? जो बंदा शिक्षित ही नहीं है, अब मुखिया आंगनवाड़ी की शिक्षिका को या वो जो आशा को बहाल कर रहा है 1.5 लाख रुपया लेके, वो कितना सर्विस देगी? सेविका, सहायिका, सेविका और सहायिका। सहायिका, न वो सहायक है और न वो सेवा भाव है। उसके अंदर क्रूरता है और प्रतिकूलता है कि किस दिन मैं 1.5 लाख कमा लूं। यदि मूलधन 1.5 लाख है तो कुछ तो ब्याज भी तो चाहिए। और मैं कहूंगा कि अथॉरिटी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ताकि उनके कान तक बात पहुंचे कि दीज आर माई ग्रास रूट लेवल वर्कर्स। इंटेंशन इज वेरी गुड बट दे आर नॉट डूइंग नाइस वर्क। वो काम अच्छे नहीं कर रहे। ये तो वही हो गया कि बंदर को आप दे दीजिए रोटी बांटने का जिम्मेदारी। पुलिस का अलग काम है, उसका एटीट्यूड कुछ और है। पुलिस बल की साइकोलॉजी देखिए ना, कभी कोई मर्डर किया, कोई ये किया, कोई वो किया, उसकी सोच अलग है। पुलिस को यहां मत लाइए। यहां पे ऐसे लोगों को लाइए जिसके अंदर फीलिंग हो समाज को बदलने की। अभी देखिए मोदी जी को कितना लोग गाली दे रहा है। मोदी जी ने कितने लोगों को गाली दिया। इसको कहते हैं सेवा भाव, इसको कहते हैं देश के प्रति समर्पण। ये कुछ बोलते नहीं है। अभी देखिए, कभी आप किसान का आंदोलन चल रहा है दिल्ली सिंधु बॉर्डर पे, वहां पे मसाज पार्लर, काजू किशमिश छुहाड़ा बादाम चल रहा है। कितने लोग खाते हैं किसान ऐसे? पिस्ता सब कुछ चल रहा है वहां पे। इसके कोई और फंड कर रहा है। इसलिए जानते हैं जी, हमारा समाज पहले यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा। पहले लोगों को चयन करना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी कितनी अच्छी है। अच्छे लोग की चयन हो सकती है बनिस्बत कि ऊपर में जो चयन करने वाला है वो अच्छा व्यक्ति है। वर्ष 2020 जा रहा है और इस जाते हुए वर्ष में आप शिक्षा व्यवस्था को कहां देख रहे हैं? क्योंकि यह वक्त जो रहा कोरोना काल का रहा, और कोरोना महामारी की वजह से शिक्षा व्यवस्था में बहुत हरास आया है। तो ऐसे में
इस शिक्षा व्यवस्था को, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का एक प्रचलन चल पड़ा है, वो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ये कितना खरे उतरेगा विद्यार्थियों के लिए। यदि ऊपर में डाकू बैठा हुआ है तो नीचे डकैत ही निकलेंगे, क्योंकि डाकू डकैत को ही पहचानेगा। आपने कभी गांव के, हम लोग तो गांव के परिवेश में रहते हैं, आपने देखा होगा कि आप चारागाह जहां पे होती है सारे जानवरों को मिक्स कर दिए, गाय गाय के साथ रहेगी, भैंस भैंस के साथ, गधा गधे के साथ, ऊंट ऊंट के साथ और सुअर सुअर के साथ। कभी भी सुअर गौ माता के साथ चरते हुए नहीं दिखेगी। तो इस तरह क्या शिक्षा में आप देख रहे हैं कि शिक्षा भी इसी तरह का है? बिल्कुल, शिक्षा भी वैसा ही भेड़ चाल है। जो आदमी पढ़ाना नहीं चाहता उसको किसी कास्ट बेसिस पे शिक्षक बना दिया गया, क्योंकि वो 1.5 लाख दे दिया गया होगा, कुछ पैसा दे दिया गया होगा, क्राइटेरिया पूरा किया हुआ होगा। मैं तो मानता हूं कि लालू यादव के टाइम में भी एक बार कंपटीशन हुआ था और उस समय का कुछ टीचर जो बहाल हुए थे, दे वर मच बेटर। मैं आपको एक कड़वा सत्य बोलूं, ये जितने लोग एमपी एमएलए और ये सब इलेक्टेड पोस्ट पे जाते हैं, इन लोगों को बोल दीजिए कि कोई भत्ता नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा। जो समाज सेवा करना चाहते हैं वो आए हैं राजनीति में, देखिएगा जितने गुंडे हैं सब बाहर हो जाएंगे। वहां मलाई चाटने के लिए जाते हैं। कहता नहीं कि जैसी राजा वैसी प्रजा। तो जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इतना गंदा अपॉइंट होके, इलेक्ट होके जा रहा है, तो वैसे ही लोग को खड़ा करेगा, वो वही ठेकेदार होगा। आप इस तरह का चीज शुरू कर दीजिए, देखिए अपने आप समाज सुधर जाएगा। लेकिन इसके लिए यू हैव टू हैव लॉट ऑफ गुड विल पावर। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखे हैं कि जो इलेक्ट होकर के चाहते हैं प्रतिनिधि यहाँ से, वो शिक्षा पे खास करके कभी जोर दे करके शिक्षा के लिए कुछ करते हैं। ऐसा तो नहीं देखे, उदाहरण अभी नहीं आया है मेरे पास। वो शिक्षित है ही नहीं, शिक्षित है ही नहीं, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में मोदी जी ये देश के लिए सोच रहे हैं। इनकी ना कोई बीवी है, ना कोई भाई है, भाई तो है, बीवी भी है, लेकिन उनके लिए नहीं सोच रहे हैं। ये देश, राष्ट्र, इंडिया फर्स्ट। तो जब एक व्यक्ति कहता नहीं कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बटाना, तो अकेले कर रहे हैं काम, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो इतना करप्ट और इतना नेपोटिज्म से भरा पड़ा है। अजी दूसरी तरफ से देखा जाए तो अब शिक्षा व्यवस्था की जो बात है, वो शिक्षा व्यवस्था अब तक कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था है, कितने तरह के जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो पाठ्यक्रम बच्चों को कितना आकर्षित करता है, अपने तरह खींचता है पढ़ाई के लिए, और जो रुचिकर होगा। अमृत वचन ये होगा कि मोदी जी जैसे संत इस कंट्री को चाहिए, इन्वेस्ट कीजिए इसमें, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उस पर R&D पे खर्च कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको शिक्षा में जाने दीजिए। ये IAS को उतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए। यदि एजुकेटेड लोग होता है, IITs और IIM से निकला हुआ बंदे को मास्टर बनवाइए, उसको दीजिए 10 लाख सैलरी, देखिए माहौल चेंज हो जाएगा। ये अभी देखिए IAS जितने बनते हैं, IIT पास किया हुआ, IIM पास किया हुआ IAS आके बैठ जाता है, उसकी शादी होती है करोड़ों और अरबों के घर वाली लड़की से, वो दिन भर हेलो डार्लिंग में लगा हुआ रहेगा, क्या लोगों का काम करेगा। ओ माय गॉड, ही इज कमिंग फ्रॉम अ विलेज, दूर रखो, यू आर कमिंग टू मी, नो, इट्स सो repugnant how these villagers are coming to my कोठी, that kind of concept is there। यदि यहाँ गरीब घर का बच्चा IAS बनता है, वो सोचेगा कि what is the pangs of poverty। जो किसान का बच्चा पहुंचेगा वहां पे, पढ़ लिख के पहुंचेगा, तो ये नहीं कि ओएल क्यूज ऑफिस लाइक क्वालिटीज डेवलप कर लो। ये जो फीलिंग है ना, लाट साहब, कलेक्टर साहब और फलना साहब, वो कॉन्सेप्ट दूर करना पड़ेगा। एक IAS ऑफिसर आए, गांव में बैठे, खटिया में बैठे और लोगों से चाय पी ले, ये क्या मतलब हुआ? इधर गोली पिस्तौल, उधर गन लेके ये लोग जाता है, जिससे लगता है यार ये IAS ऑफिसर ही आतंकवादी है, इसको इतना प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? बिकॉज ही डज नॉट कमांड रिस्पेक्ट। उसको डर लगता है कि कहीं कोई मार ना दे इसको। आपने कहीं मायावती को चलते हुए देखा है? लगता है कि कोई फूलन देवी जा रही है।
इतना कमांडर्स की क्या जरूरत है? अरे यदि आप नेत्री हो, गांव में जाओ, घूम जाओ, चलो मेरी बहना खिचड़ी बनाओ, खिलाओ। नन्हे मुन्हे बच्चों को ICDS के तहत पढ़ाई कराई जाती है। उसमें आंगनवाड़ी की दीदी होती हैं और आंगनवाड़ी में वो बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन देखता है कि वो आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे कितने शिक्षा ले पाते हैं, कितने शिक्षा हासिल कर सकते हैं। तो आंगनवाड़ी की शिक्षा व्यवस्था की हालात क्या है, किस तरह से वहां बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी ताकि बच्चे जो हैं शिक्षा बेहतर तरीके से ग्रहण कर सके, हासिल कर सके शिक्षा। आज तक जो एक्सटेम्पोर बोल नहीं पाई वो चीफ मिनिस्टर बन गई, जात पात का खिचड़ी बना के देश को बर्बाद कर दिया। शिक्षा में क्या है कि जब तक शिक्षित लोग नहीं आएंगे, अभी देख लीजिए स्कूल भी जो चलाते हैं मोस्टली 80% तो अनपढ़ लोग चला रहे हैं। स्कूल ही जस्ट लाइक ए दुकान। यदि किसी को असेंबली में बोलने के लिए कह दिया जाए प्रिंसिपल साहब आगे बढ़िए, तो ये चीज है, जब तक एजुकेशन इनपुट्स नहीं आएगा तब तक हम नहीं दे सकते हैं एजुकेशन बच्चों को। नववर्ष 2021 आ रहा है, नववर्ष 2021, तो ये 20 से निकल करके हमारा जो साल है 21 किस तरह से होगा? वो 21वीं सदी में 21 किस तरह से होगा? 21 और 21 के बाद वाला ये बहुत ही खुशहाल होने वाला है, क्योंकि इसमें नई शिक्षा, नवीन शिक्षा नीति आने वाली है। और जबकि इसकी इंप्लीमेंटेशन 2022 से होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि आभास इसका अभी से आना शुरू हो गया है। और नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपका जो पढ़ाई होगा 8वीं तक वो लोकल लैंग्वेज में, तो इससे बच्चे जो आपका ड्रॉप आउट था बच्चों का वो कम जाएगा, और जितने ड्रॉप आउट्स कमेंगे उतनी गुणवत्ता आएगी इसमें। क्योंकि देख लीजिए, आप टीचर के ऊपर डाउट कर सकते हैं, कुदरत के ऊपर डाउट नहीं कर सकते। ये प्रकृति जो है, जिसको हम भगवान कहते हैं, हमारा सनातन में प्रकृति ही भगवान है। हम वृक्ष की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। इन्होंने हमें बच्चों को जो जन्म दिया है सब कुछ दे के भेजा है, अपनी लैंग्वेज में उसको आगे बढ़ने दो यार। मोदी जी कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, तो शिक्षा में वोकल फॉर लोकल हो रहा है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। लैंग्वेज ही वोकल फॉर लोकल की तरफ जा रहा है। या लोकल लैंग्वेज में इतनी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। अब देखिए, स्वतंत्रता के पहले कितने लोकल लैंग्वेजेस में वो वंदे मातरम बंकिम चटर्जी यहाँ हुए, स्वामी अय्यर साउथ इंडिया में कहे थे, यहाँ पे आसाम में कोई और थे, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने स्लोगन बनाया और देश को आजाद करवाया। एक गांधी जी के बस की बात थोड़ी थी। क्या लगता है आपको, भगत सिंह यदि नहीं होते तो हमें आजादी मिलती? आपने वो चित्र देखा नहीं होगा कि भगत सिंह को नंगे करके कोड़े मारे जा रहे थे, और भगत सिंह चाहते तो जो अभी पार्लियामेंट है, जिसको कुछ दिन के बाद म्यूजियम बना दिया जाएगा, उसमें उन्होंने बम, सांकेतिक बम फेंका था, मारने के लिए नहीं, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, ध्यान आकर्षण करने के लिए, कि देखो मैं बम भी फेंक सकता हूं, तुम लोग हटो। लेकिन हमें पढ़ाया जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। ये वही संत हैं जो कि देश का विभाजन करने के लिए तैयार हो गए और अपने मन से महात्मा रख लिए, और पता नहीं किसने कौन सा अधिवेशन में और कौन सा कन्वेंशन में इनको महात्मा दे दिया गया, ये महात्मा बन गए। तो सबसे बड़े खलनायक उसी लेवल पे शुरुआत हुई है। बाद में तो फिर इंडिया तो बर्बाद होते चला गया, जिसका ठहराव मोदी जी के आने तक इतिहास देखता रहा, टुक टुक देखता रहा। 2014 के बाद एक शालीनता आई है हमारे इतिहास में, हमारे देश में। तो नई शिक्षा नीति से मुझे ऐसा लगता है कि दिन अच्छे आने वाले हैं। हम लोग का जीवन तो बर्बाद हो गया, क्योंकि अब कोई डिलीट मोड में तो हम लोग है नहीं। कितने चीज जो पढ़ाए गए कहां से डिलीट करेंगे अंजी? हम लोग को जितनी भी पढ़ाई हुई है सब गलत हुई है, हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में। अब देखिए, ताजमहल के बारे में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष चाहता है ताजमहल ले चलो। साउथ इंडिया में आप चले जाएं, आपको सैकड़ों नहीं हजारों मंदिर ऐसे हैं जो कि ताजमहल उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखाया नहीं। क्यों?
उसमें हमारे सनातन धर्म की सही परख लोग कर लेते। इस शिक्षा व्यवस्था में दो तरह की बातें हैं, एक शिक्षा है और दूसरा एजुकेशन। जिस तरह से इंडिया और भारत है, तो यदि एक तरफ से शिक्षा की बात कहा जाए और दूसरे शब्द में एजुकेशन उसे कहा जाए, तो ये दोनों में कितना फर्क पड़ता है। खास करके शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा और एजुकेशन ये दो शब्द हो जाते हैं। मैं बच्चों को यही संदेश दूंगा कि तू जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50 लाख, और ओरिजिनल बुक पढ़ो, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो। केवल यूट्यूब और व्हाट्सएप पे मत जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी फेक चीजें होती हैं। और जब तक अपनी संस्कृति को नहीं जानोगे, तब तक आपके अंदर शालीनता नहीं आएगी, आपके अंदर सभ्यता नहीं आएगी। एक दिन शालीनता और सभ्यता एक बार आ गई तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, और बच्चे इस ओर अग्रसर हो जाएं, यही मेरी कामना है। आप जिसे बोलता है ना कि हम लोग पढ़ाया जाता है, इंडिया बुक आती है, IAS वाईएएस की तैयारी करता है लोग, तो उसमें इंडिया ईयर बुक पढ़ता है। उसका पहला 3-4 चैप्टर जो है ना, वो पर्यटन पे ही है, नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फोना। यदि बच्चों को प्रकृति के पास ले जाया जाए तो वहीं तो भगवान है, प्रकृति ही तो भगवान है। पहले के जमाना में हम लोग रिलीजन की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, सनातन धर्म के अंदर एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई फाउंडर नहीं है। इस धर्म के कोई फाउंडर नहीं है। आप नहीं कह सकते कि हिंदुइज्म को हिंदुइज्म तो एक वे ऑफ लाइफ हुआ, सनातन धर्म हुआ हमारा। सनातन के राम फाउंडर थे या शिव फाउंडर थे या कृष्ण फाउंडर थे? नो, ये अलग कालखंड में आए, चले गए, सब मानव जाति के रूप में आए। ईयर 2020 वर्ष 2020 में शिक्षा का क्या हालात है, उस पे हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं कि जाते जाते वर्ष 2020 में शिक्षा व्यवस्था का क्या हालात रहा, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था उन्नत हुआ या समृद्ध हुआ या फिर शिक्षा व्यवस्था में ह्रास हुआ है। इन तमाम चीजों पर हम लोग बात कर रहे हैं और हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शिक्षाविद सुचित कुमार जी, जो कि बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। उनकी शिक्षा पे बहुत पकड़ है और विद्यार्थियों के लिए वो समर्पित भाव से शिक्षा देने का काम करते हैं। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में आप बच्चों को इस कोरोना काल के विषम परिस्थिति में, खास करके बच्चों की पढ़ाई के लिए, विद्यार्थियों के लिए आप क्या टिप्स देंगे जो शिक्षा को और भी आगे बढ़ाएगा और उससे बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे? अब कोरोना के टाइम में जितना भी डैमेज होना था वो तो हो गया। बच्चों को टिप एक ही है कि आप खूब लिखो, खूब बोलो, और जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको जोर जोर से पढ़ो, ताकि ये चीज जो है द बेसिक कंस्टिट्यूएंट मटेरियल, एजुकेशनल इनपुट्स का बेसिक कंस्टिट्यूएंट मटेरियल होता है। ये चीज यदि बच्चा भूल गया ना, तो पढ़ने में, सीखने में उसको फिर सालों लग जाएंगे। आप लिखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और बोलते रहें। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको अभ्यास करते रहें। जो आपका ऑनलाइन पढ़ाई होती है उससे आप रिवाइज करते रहें, लेकिन आपका जो बेसिक है लिखने और पढ़ने का और बोलने का, उसको कंटिन्यू रखें। एज ए एजुकेशनिस्ट आई कैन गिव दिस मच ऑफ एडवाइस। शिक्षा में एजुकेटेड लोग आए, और शिक्षा मंत्री तो बिल्कुल ही देश का होना चाहिए, और जो इस कल्चर का है वो होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा मोड़ा भी इधर उधर डंडी मार दिया एजुकेशन मिनिस्टर तो बात का बतंगड़ हो जाता है। जैसे कि मौलाना आजाद ने किया था, ही वॉज नॉट एजुकेटेड। किसी जाहिल व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाने से अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं। हमें जो भी पढ़ाया गया सब गलत पढ़ाया गया। शिक्षाविद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाइए, और लोगों की पार्टिसिपेशन, उनकी एक्सेप्टेंस को लेके कीजिए। शिक्षकों की बहाली जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो इंटरेस्टेड हैं उसको दीजिए। ऐसे एरा गैरा को मत टीचर बना दीजिए। जात के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट देने के नाम पर जो शिक्षक की नियुक्ति होती है उसको बंद कीजिए। एजुकेटेड पीपल शुड कम इन एजुकेशन। आपकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी और बच्चों का जो फीडबैक मैकेनिज्म हो जाएगा वो चमक जाएगा। तो भी ये 2020 ईयर अब गुजरने वाला है और इस चर्चा को भी हम लोग यहाँ पे समापन करेंगे। इस चर्चा में आप शामिल हुए, इसके लिए अंज न्यूज मीडिया की तरफ से तो बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू अंजी, आपको भी, आपके परिवार को भी। इस साल को विदा दें और नया साल आएगा
वो आपके लिए सुखमय और भारतवर्ष के लिए गौरवान्वित करने वाला शिक्षा हो। धन्यवाद। तो इस चर्चा से बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला है। तो आइए शिक्षा व्यवस्था पर जो हम लोग बात कर रहे थे, इस शिक्षा व्यवस्था के रिव्यू को आज यही समापन करते हैं। हमारे साथ हैं शिक्षाविद सुचित कुमार जी। आपको सर इस रिव्यू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट विशेस। And press the bell icon